स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। इस क्लास के माध्यम से हम लोग क्लास 10th भौतिकी यानी फिजिक्स का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का पहला क्लास होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव का, जो हम 50-50 क्वेश्चन का जो है प्रत्येक वीडियो में करेंगे। और आप लोग को प्ले लिस्ट तैयार कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको आसानी होगा ढूंढने में। और इसी चैनल के ऊपर सारे के सारे वीडियो आप सभी को मिलेंगे, है ना। तो इससे होगा क्या, आप सभी अगर इससे सारा ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत ही आपको हेल्पफुल रखेगा। ठीक है, और पीडीएफ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एंड आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम जानते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन होते हैं, है ना, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आपका पहला सवाल होगा, बताइएगा, है ना, अच्छे से जवाब दीजिएगा। चलिए पहला सवाल है यहाँ से कि प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए है आपके पास आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी है आपके पास परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी है आपके पास आपतन कोण बराबर विचलन कोण, और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन से जो है वो क्या निर्धारित होता है, तो आपतन कोण जो है बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी I बराबर R होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आपका दूसरा नंबर यहाँ पे सवाल है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शन ए है आपके पास यहाँ से ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी है आपके पास विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी है आपके पास परावैज्ञानिक तरंग, और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रकाश तरंग जो है वो क्या होता है, तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए द नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। अगला बताइएगा आप लोग, 3 नंबर सवाल है ना, कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा है। ऑप्शन ए है आपके पास केवल समतल, ऑप्शन बी है आपके पास केवल अवतल, ऑप्शन बी है केवल अवतल, ऑप्शन सी है केवल उत्तर, और ऑप्शन डी है आपके पास समतल या उत्तल। तो याद रखिए, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित प्रतिबिंब अगर सीधा प्रतीत होता है तो वो कौन सा दर्पण होगा, वो या तो समतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 3 का बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आप 4 नंबर सवाल बताइएगा कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन ए है आपके पास कांच, ऑप्शन बी है आपके पास पानी, ऑप्शन सी है आपके पास हवा, और ऑप्शन डी है आपके पास निर्वात। तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है ना, तो याद रखिएगा आप सभी को निर्वात में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आप 5 नंबर सवाल बताइएगा कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए है आपके पास टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन बी है आपके पास सीधी रेखा में, बी है सीधी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आप 6 नंबर सवाल बताइएगा कि तेलीय कागज कैसा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास पारदर्शक, ऑप्शन बी है अपारदर्शक, ऑप्शन सी है पारभाषक, और ऑप्शन डी आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो तेलीय कागज कैसा होता है, तो पारभाषक होता है, यानी कि प्रकाश की कुछ ही मात्रा को अपने से आर पार होने देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया था और कई बार पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल बताइएगा, इंपॉर्टेंट सा सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके पास 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी आपके पास 4। तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आप 8 नंबर सवाल बताइएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है। ऑप्शन ए है आपके पास वास्तविक, ऑप्शन बी है आपके पास काल्पनिक, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा एवं काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आप 9 नंबर सवाल बताइएगा कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कैसा होगा, अगर कोई भी समतल दर्पण पर जैसा है किरण आएगा वैसा ही यहाँ पे परावर्तित किरण पुंज भी होगा। ठीक है, तो याद रखना आप सभी को कैसा होगा जी, तो अभिसारी ही होगा। ठीक है, जैसा आएगा वैसा, समांतर तो समांतर ही। तो ऑप्शन बी आपका 9 का बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए 10 नंबर सवाल बताइएगा कि किसी समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन ए है आपके पास +1, ऑप्शन बी है आपके पास -1,
ऑप्शन सी है शून्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा किसी समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो प्लस का 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आप 11 नंबर सवाल बताइएगा कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का जो मान होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कैसा होगा, एक समतल दर्पण है, इस पे ऐसे लंबवत आ रहा है। ठीक है, और लंबवत आने के बाद हम जानते हैं इसी डायरेक्शन में वो सीधे चला जाएगा, यानी आई बराबर कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पे कितना बनेगा, इस दर्पण पर तो लंबवत होता है लेकिन जैसे ही यहाँ पे पड़ा तो पढ़ने के बाद सीधे इसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि आई आर बराबर आर कितना हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन है ना, जिस किरण जैसे ही आया उसी पथ पे वापस चला गया, तो दोनों के कोण का बीच कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी जो है बिल्कुल ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए अगला बताइएगा, 12 नंबर सवाल है आप सभी के लिए कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो हम जानते हैं एफ बराबर जो है आर बट्टा 2 होता है, कहीं है ऑप्शन में नहीं मिल रहा होगा। तो यह क्या, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर आर का मान ही निकाल लें तो ये 2 इधर जाएगा ना, बट्टा से गुना में चला जाएगा, तो यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, 2f के बराबर हो जाएगा। कहीं है आर बराबर 2f, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है, याद रखिएगा यही संबंध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी आपके पास वक्ता केंद्र पर, ऑप्शन सी है आपके पास वक्ता केंद्र से पहले, और ऑप्शन डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो बताइए क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी कहाँ पे होना चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए आपके पास सीधा, ऑप्शन बी आपके पास उल्टा, ऑप्शन सी आपके पास दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हम जानते हैं कैसा होता है, तो सीधा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आप अगला सवाल बताइएगा, 15 नंबर सवाल है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपके पास अवतल दर्पण, ऑप्शन बी आपके पास उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी आपके पास अवतल लेंस, और ऑप्शन डी है आपके पास उत्तल लेंस। तो बताइएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आप लोग अगला सवाल बताइएगा कि हजामती के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपके पास अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है आपके पास उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है आपके पास अवतल लेंस, और ऑप्शन डी है आपके पास उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा हजामती के लिए जो है वो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला नंबर है ना 17 नंबर सवाल है आपका यहाँ से कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो है वो कैसा होता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास अवतल, ऑप्शन बी आपके पास उत्तल, ऑप्शन सी है आपके पास, सॉरी यहाँ पे अवतल है ना, ये गलत टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, दो अवतल है ना, ऑप्शन डी है आपके पास उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है, तो अवतल होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए और ऑप्शन नंबर आपका बी दोनों ही सही होगा। ठीक है, वैसे अवतल यहाँ पे लेंस लिखा जाना था, चलिए कोई भी बात नहीं है, यानी अवतल होता है। चलिए इसी के साथ आप 18 नंबर सवाल बताइएगा कि दंत विशेषज्ञ जो है वो किस दर्पण का उपयोग जो है मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है आपके पास उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है आपके पास अवतल लेंस, और ऑप्शन डी है आपके पास उत्तल लेंस। तो बताइएगा क्या होगा इसका जो है वो सही उत्तर। तो याद रखिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है जी, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आप अगला सवाल बताइएगा, 19 नंबर सवाल है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा यानी किसी बिंब का प्रतिबिंब जो है एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए है ना प्रयोगकर्ता को क्या मापने की जरूरत है। ऑप्शन ये है आपके पास यहाँ पे दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ए और बी दोनों सही है या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो याद रखिएगा क्या मापने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या मापने की जरूरत पड़ेगा जी, तो याद रखना आप सभी को। ठीक है, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, 20 नंबर सवाल है कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो क्या होगा। बताइएगा जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो कैसा होता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन बी है आपके पास वास्तविक और सीधा,
ऑप्शन सी आपके पास आभासी और सीधा, और ऑप्शन डी आपके पास आभासी और उल्टा। तो देखिए आभासी क्या मतलब होता है, काल्पनिक, वो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना। वास्तविक बनेगा, क्योंकि आवर्तन ऋणात्मक होता है तो वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो बताइए, यहाँ पे है ना न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर जो है और 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एफ बराबर हम जानते हैं आर बट्टा 2 होता है, ठीक है। तो आर बट्टा 2 यानी 32 का आधा कितना होता है, तो 16, तो प्लस का 16 होगा या माइनस का। तो देखिए उत्तल दर्पण का बात कर रहा है, जिसकी है ना उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो प्लस का होता है, याद रखिएगा। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, प्लस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16। ये अवतल दर्पण रहता है तो माइनस का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला बताइएगा कि किस दर्पण का उपयोग पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपके पास अवतल दर्पण, ऑप्शन बी आपके पास उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी आपके पास समतल दर्पण, और ऑप्शन डी आपके पास उत्तल लेंस। तो साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइए। इसी के साथ अगला सवाल है आपका यहाँ से कि कार्तिकीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो ये याद रखिएगा, बिंब की दूरी कैसा ली जाती है, धनात्मक या ऋणात्मक या दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा हमेशा जो है प्रतिबिंब की बिंब की, प्रतिबिंब की नहीं, बिंब की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी जो है ऋणात्मक ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल ही यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग बताइएगा यहाँ से 24 नंबर सवाल है ना फिजिक्स का। चलिए तो 24 नंबर सवाल है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए है आपके पास अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, अभी जस्ट बताए थे आप सभी को, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप सभी को याद रखना है कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, और साथ में आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन यानी बिहार बोर्ड में पूछेंगे जितने भी साल हैं उन सभी का क्वेश्चन इस सेट में इंक्लूड है, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंक्लूड है ना, घबराना नहीं है जी, है ना। चलिए यहाँ पे बताइएगा आप लोग 25 नंबर सवाल है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए आपके पास अवतल दर्पण, ऑप्शन बी आपके पास उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, और ऑप्शन डी आपके पास उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण जो है वो कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। इसी के साथ आपका अगला सवाल है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो कैसा होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है। ऑप्शन ए है आपके पास अनंत, ऑप्शन बी आपके पास शून्य, ऑप्शन डी आपके पास 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपके पास 50 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो कैसा होता है, तो अनंत होता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है आप सभी का कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पे रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो देखिए जब भी समान आकार का बात करें ना तो याद रखिएगा वक्ता केंद्र पर ही रखा जाएगा, ठीक है। कहाँ पे रखा जाएगा, वक्ता केंद्र पर ही रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए चाहे दर्पण किसी भी प्रकार का हो। अगला बताइएगा दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए आपके पास अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, और ऑप्शन डी आपके पास उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आप लोग बताइएगा 29 नंबर सवाल है यहाँ से, ठीक है, कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास f बराबर r बट्टा 2, r बराबर 2f, r बराबर 3f, ए और बी दोनों ही सही हैं। तो बताइए क्या होगा। तो हम जानते हैं f बराबर r बट्टा 2 है ना, संबंध होता है, और उसी को दूसरे शब्द में कहते हैं r बराबर 2f भी होता है, यानी ए और बी जो है दोनों ही सही है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा 30 नंबर सवाल कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो बताइए उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो है कैसा होता है। तो ऑप्शन ए आपके पास सीधा और आवर्धित यानी बड़ा, उल्टा और आवर्धित, आवर्धित का मतलब बड़ा होता है, सीधा और हास्रित मतलब छोटा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा कैसा होता है, तो सीधा और हास्रित होता है यानी छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा किस दर्पण से है ना, इस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास अवतल दर्पण, ऑप्शन बी आपके पास उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी आपके पास
समतल दर्पण और ऑप्शन डी आपके पास उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सवाल है आपका कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है। ऑप्शन ए आपके पास धनात्मक, ऑप्शन बी आपके पास ऋणात्मक, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर है ना। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ से आपका 33 नंबर सवाल है कि गोलीय दर्पण है ना परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपके पास मुख्य फोकस, ऑप्शन बी है ना वक्ता त्रिज्या, ऑप्शन सी आपके पास प्रधान अक्ष और ऑप्शन डी है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो क्या कहलाता है जी, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका है ना यहाँ पे डी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, इसी के साथ 34 नंबर सवाल है, ठीक है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है छोटा सा कि आप लोग यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और जहाँ तक हो यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जी। चलिए यहाँ से आपके पास 34 नंबर सवाल है कि किस दर्पण की फोकस दूरी जो है उचिन परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होता है। तो आसान सा सवाल है, अभी जस्ट करवाए थे, है ना। तो अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है, ठीक है, यानी प्लस का होता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, इसी के साथ आप लोग 35 नंबर सवाल बताइएगा कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पे रखा जाए, यानी बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए, यानी ये आपको याद रखना है ना। केस नंबर 6 होता है अवतल दर्पण में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपके पास फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन बी है वक्ता केंद्र से पहले, ऑप्शन सी है फोकस पर, और ऑप्शन डी है वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में। तो याद रखिए कहाँ पे रखते हैं जी, बताइए, है ना। अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार यहाँ पे पूछा भी जाता है। तो कहाँ पे रखते हैं, तो फोकस और ध्रुव के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका ये जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आप लोग अगला सवाल बताइएगा, है ना, कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का है ना आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो किस दर्पण के द्वारा मिल सकता है बताइए। तो देखिए अवतल दर्पण में मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। जो अभी छठा केस पर है ना, छठा केस है ना फोकस और ध्रुव के बीच में, उसमें मिलता है काल्पनिक, और उत्तल दर्पण में मिलता ही है और समतल दर्पण में मिलता ही है। इसका मतलब सभी प्रकार के दर्पण से हम काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें से सभी, ठीक है, कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, याद रखना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, 37 नंबर सवाल है आपका यहाँ से कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन ये आपके पास यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। देखिए वक्ता त्रिज्या पूछा यानी आर का मान पूछा है, एफ का मान दिया है। तो एफ बराबर क्या होता है हम जानते हैं, R/2 होता है, ठीक है। यानी कि आर एफ निकालने के लिए हम 2 टाइम ऑफ एफ करेंगे, यानी इन दो गुना, और एफ का मान कितना है 20 सेंटीमीटर यानी 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आप सभी को भी ऐसे ही बनाना है। चलिए अगला सवाल है कि आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में ले जाने वाला दर्पण जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए आपके पास अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी आपके पास समतल दर्पण, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो हम जानते हैं किसका उपयोग क्या है ना कौन करता है चिकित्सक के द्वारा, तो अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि उत्तल दर्पण का जो आवर्तन का महत्तम मान यानी मैक्सिमम मान कितना होता है, मीन हो सकता है, ठीक है, ऐसा कहने का मतलब हुआ। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी आपके पास 1, और ऑप्शन सी आपके पास अनंत, सॉरी 1/2, और ऑप्शन डी आपके पास अनंत। देखिए है ना आवर्धन का मैक्सिमम मान जो है वो 2 तो हो नहीं सकता, यहाँ पे 1 नहीं होता है क्योंकि बराबर प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो 1/2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 1/2 होता है, यानी कि कोई भी वस्तु का आधा ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी कि अगर कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर का है उत्तल दर्पण में, तो वो उसका प्रतिबिंब जो है कितना 5 सेंटीमीटर का ही दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, और अनंत किसका होता है, अनंत नहीं, मतलब अनंत तो फोकस दूरी होता है किसका, समतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि अवतल लेंस के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है। तो ऑप्शन ए आपके पास छोटा, ऑप्शन बी आपके पास सीधा, ऑप्शन सी आभासी, और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से सभी। तो याद रखिएगा अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो छोटा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है, यानी कि तीनों चीजें होती हैं। तो आपको याद रखना है इनमें से सभी। तो बताइए, याद रहेगा अवतल लेंस में कैसा बनता है, छोटा, सीधा और आभासी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सवाल बताइएगा, अगला सवाल है ये आपके पास यहाँ से कि यदि किसी है ना
यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए प्रतिबिंब तो ऐसा ही बनेगा लेकिन कम तीव्रता का बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग अगला सवाल बताइएगा कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान क्या होगा, है ना। क्या होगा, 10 से कम होगा, 20 से अधिक होगा, 10 से कम, या फिर क्या कहते हैं इनमें से सभी। दो ऑप्शन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान धनात्मक होगा, यानी वस्तु दूरी का मान कितना होना चाहिए, यानी कि ये बात पूछा है। तो याद रखिएगा 10 से कम होना चाहिए, ठीक है। तभी दोनों का जब रेशियो लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों में 10 से कम है, एक होना चाहिए 10 से अधिक। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सवाल है कि फोकस है ना, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान कैसा होता है। तो ऑप्शन ए आपके पास बढ़ता है, ऑप्शन बी आपके पास घटता है, और ऑप्शन सी अचर रहता है यानी बराबर रहता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा फोकस दूरी से है ना, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का जो मान होता है वो क्या होता है जी, है ना। तो याद रखिएगा क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सवाल है यहाँ से कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का है ना प्रतिबिंब अगर सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति जो है वो क्या कहाँ है। देखिए अवतल दर्पण का बात कर रहा है और प्रतिबिंब भी सीधा है, तो ये जरूर ध्रुव और फोकस के बीच में होगा और किसकी ओर जाएगा, ठीक है। यानी किसकी ओर जाएगा, तो ध्रुव की ओर ही जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, 45 नंबर सवाल है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब है ना समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखा है। देखो याद रखना है ना, ये चीज रट लेना है, जब भी आपको समान आकार का दिखे तो सीधा याद रखना है वक्ता केंद्र पर ढूंढो, वक्ता केंद्र को ढूंढो, यानी वक्ता केंद्र कहाँ है, ठीक है। वक्ता केंद्र नहीं है इसमें क्या, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, चाहे लेंस का भी बात हो या दर्पण का बात हो, किसी भी प्रकार का हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताइएगा अगला सवाल है यहाँ पे 46 नंबर सवाल कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, ठीक है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन सी है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, देखिए उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है, यानी कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़े। अगला बताइएगा 47 नंबर सवाल है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए आपके पास ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है बाइफोकल, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो याद रखिए काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किस लेंस में, तो अवतल लेंस में बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग सवाल बताइएगा कि एक एंगस्ट्रॉन का जो मान होता है वो कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास 10 की पावर -10 मीटर, ऑप्शन बी आपके पास 10 की पावर -8 मीटर, ऑप्शन सी आपके पास 10 की पावर -11 मीटर, और इनमें से कोई भी नहीं यानी नन। तो बताइएगा एक एंगस्ट्रॉन का मान 10 की पावर -10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो कितना होता है। ऑप्शन ए आपके पास 3 × 10 की पावर 9 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी आपके पास 3 × 10 की पावर -8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी आपके पास 3 × 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड, ऑप्शन सी आपके पास 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। बताइए क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रकाश की चाल निर्वात में जो है वो कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। प्रति सेकेंड होता है ना कि मीटर सेकेंड होता है ना, माइनस में भी नहीं होता है, 9 होता ही नहीं। चलिए तो ऑप्शन डी आपके पास बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा आप सभी, 50 नंबर सवाल है और आज के है ना इस वीडियो का आखिरी सवाल है। चलिए बताइएगा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा, यानी क्षमता हम कैसे निकालते हैं, पी बराबर बताओ 100, अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो मीटर में 1 लेते हैं, ठीक है। और बट्टा में आपके पास फोकस दूरी यानी 20, ठीक है। तो यानी कि फोकस दूरी का स्थान पे हम 20 कर देते हैं तो 20 पंचे यानी कि 5 आता है, लेकिन 5 एक ही ऑप्शन में, माइनस प्लस का कोई दिक्कत ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका है ना सी जो बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। पावर आएगा 5 डायोप्टर, और उत्तल लेंस है तो पावर हमेशा पॉजिटिव में ही होगा, और अवतल लेंस रहता है तो नेगेटिव में होता है, ठीक है।
तो यहाँ से आपका 50 नंबर सवाल समाप्त होता है। वैसे अभी बहुत सवाल है, लेकिन हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से करेंगे ताकि आपको जो है बोरिंग फील ना हो। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर कि 50 में से आप कितना स्कोर कर पाएँ, अगर आप है ना आपने पहली अगर इससे पहले कभी पढ़ा है तो ठीक है, और अगर आप पहली देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए सीखने के लिए था। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग अपना कमेंट जरूर करिएगा, और साथ में आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और हम प्ले लिस्ट आप सभी को तैयार कर देंगे आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ से आप सारे सीरियल वाइज सारे वीडियो देख सकते हैं जी। चलिए, और क्लास 10th की कंप्लीट तैयारी भी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इन सभी चीज़ों के साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको PDF नोट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। ठीक है, और डेली यूज के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।